साहब, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, बधाई हो। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के अंदर चुनावों की डेट लग गई है। आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के साथ साथ लोगों को पैसा खर्च करने की सीमा बढ़ाने की परमिशन मिल गई है। सीमा बढ़ गई है अर्थात अब जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले जितने भी विधायक गण हैं, भविष्य के या संभावी या फिर प्रत्याशी जो हैं, वो ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। ये पूरी कहानी आज डिटेल से समझेंगे, एक एक बात को, चुनाव की प्रक्रिया को समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में कैंडिडेट को जो खर्च करने की सीमा बढ़ाई है उसका तो क्या तो मायना है, अगर कैंडिडेट वो बात नहीं मानता तो क्या होता है। ये तमाम बातें आपके साथ में चर्चा की जाएंगी। सबसे पहली चर्चा जो आपके सामने होनी चाहिए वो तो है आपके सामने चुनावों से संबंधित सूचना यह है साथियों कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। 5 राज्यों के अंदर चुनाव की तारीखें घोषित हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 फेज में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में पहला मतदान आज से 1 महीने बाद 10 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में वैलेंटाइन डे के दिन सब लोग वोट की लाइन में लगे होंगे। यही काम उत्तराखंड के अंदर बढ़िया सा टूरिज्म चल रहा होगा वैलेंटाइन डे पर। गोवा में भी बढ़िया चल रहा होगा। तो एक प्रकार से यहां तो वैलेंटाइन बढ़िया हो गया। मणिपुर के अंदर 3 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई है। तो पहले तो यह समझिए कि चुनावों की घोषणा हो गई 5 राज्य के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर कुल कितनी सीटें हैं ये मैंने आपको बता दी। जिसके पास इतनी सीटें आएंगी चुनाव जीत जाएगा। तो ये तो चुनावों की घोषणा हुई। अब आप पूछेंगे इससे हमें क्या लेना देना। अब मैं बताता हूं क्या लेना देना, ध्यान से सुनिएगा साथियों। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा कैसे होती है, इस प्रकार से चुनाव आयुक्त कैमरे के सामने आते हैं, आकर के अपनी तरह से बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपराधिक आरोप वाले उम्मीदवारों को अपना इतिहास बताना होगा। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। ये सब बातें करते हैं। ये अपने द्वारा बोलते हैं चुनावी सभा और रैलियां नहीं होंगी, केवल वर्चुअल प्रचार होगा, यानी अनअकैडमी टाइप का प्रचार होगा। समझ रहे हैं बेटा? ऑफलाइन क्लासेस नहीं, केवल ऑनलाइन चलेंगी, उस टाइप की चीजें हो गई। भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। जिसके पास जितनी बढ़िया बढ़िया टीवी लगी होंगी वो प्रचार में वैसे ही आगे निकल गया है। समझ रहे हैं आप? तो केवल वर्चुअल प्रचार होगा। कोरोना संक्रमित मतदाता भी वोट डाल सकेंगे। मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो आप पोस्ट के माध्यम से अपना वोट भिजवा सकेंगे। नंबर नेक्स्ट, 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनेंगे। पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम वोटर्स 1500 से लेकर के ये 1250 उल्टा लिख दिया। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। बड़े राज्यों में अब 40 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। तो बड़ा सवाल बनता है सर, एक बात बताइए, चुनाव के अंदर निर्वाचन आयोग ने ये जो बातें करी, इन बातों का मतलब क्या होता है? तो चलिए इन बातों का मतलब बताते हैं। ये जैसे ही बात करना शुरू करते हैं ना, जैसे ही शुरू करा, मतलब जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री का उस दिन वाला भाषण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज से 500 का नोट चलना बंद, उससे भी खतरनाक होता है इनका बोलना। खतरनाक लेकिन आपको पता नहीं चलता है, सरकारों को पता चलता है। जैसे ही ये व्यक्ति ऑनलाइन आते हैं, कौन है ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयोग का अध्यक्ष, साथ में 2 उपाध्यक्ष और होते हैं, यानी कि चुनाव आयोग के मेंबर समझिए आप। ये जैसे ही ऑनलाइन आते हैं उसी समय पर आचार संहिता लागू हो जाती है। यानी जैसे ही ये अपने शुभ मुख से ये लाइन बोलते हैं कि चुनाव 7 फेज में होंगे, पहला चुनाव 10 फरवरी से होगा, समझिए उसी समय लागू हो गई आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। आचार संहिता का मतलब क्या होता है आइए बताते हैं। आचार संहिता का मतलब यह होता है कि इनके बोलते ही अब जितने भी राजनेता हैं वो अब किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की घोषणा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे समझिए कि मुख्यमंत्री अब बने हुए तो हैं, यानी कि इस समय मान लीजिए यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी हैं तो सही, मंत्री प्रचार के लिए अब सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते। मंत्री जी आए जाएं जो भी हो, सरकारी गाड़ी बंद। इसके अलावा और क्या होता है, किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि मंत्री जी ने कहा कि बेटा चुनाव आ गए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, चलो तुम्हें यहां से हटाते हैं। नो सर, अब कोई चुनाव ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आप जो देखते हैं, आपने कभी भी विज्ञापन अगर देखा हो, बहुत बड़ा सा विज्ञापन लगा होता है। आप लोग देखते होंगे कि जहां जहां पर आप जाएं वहां मोदी जी का विज्ञापन आपको बड़ा सा दिख जाता है, लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है। आपने कभी पता नहीं नोटिस करिए कि नहीं, उसे नीचे लिखा होता है जनसंपर्क विभाग।
फलानी सरकार, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, ये हमको पता ही नहीं होता है कि कहां होता है। असल में सरकार का बजट होता है प्रचार सामग्री के लिए, जनसंपर्क विभाग जो लिखा हुआ है। अब वो काम भी नहीं हो पाएगा, सरकारी फंड से आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। अब आपको अपनी जेब से पैसा लगाना होगा। इसके साथ साथ किसी भी नई योजना की शुरुआत, किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन अथवा शिलान्यास भी आप नहीं कर पाएंगे। फाउंडेशन स्टोन की भाई चलिए अब मोदी जी ने घोषणा कर दी, इतना कर देंगे, यूं कर देंगे, कुछ नहीं, अब सब बंद। मुख्यमंत्री या मंत्री सायरन वाली कार का इस्तेमाल भी अब नहीं कर सकेंगे। है इंटरेस्टिंग बात। एक प्रकार से यह समझिए कि इस समय अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी अब प्रत्याशी बन चुकी है चुनाव के अंदर, एक चुनाव के अंदर भागीदार बन चुकी है। अब उनमें और सत्तारूढ़ जो विपक्ष है या फिर जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें अब कोई अंतर नहीं है। अब ये सरकार केवल तब तक चल रही है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे, सर ये चलता कब तक है आचार संहिता? बढ़िया सवाल है। तो अब ये आंसर जान लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है। जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा शुरू होती है उस दिन से तो शुरू होती है ये प्रक्रिया, और जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया खत्म होती है। अब आप पूछेंगे प्रक्रिया खत्म कब होती है? वोटिंग जिस दिन खत्म हुई उस दिन, या फिर रिजल्ट जब आ गए उस दिन? यस, जिस दिन रिजल्ट निकल के आते हैं उस दिन तक आचार संहिता रहती है। यानी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर यह सवाल पूछा जाता है, जिस दिन तारीख की घोषणा हुई वहां से लेकर रिजल्ट की घोषणा तक आचार संहिता रहती है। तो पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब क्या होता है साथियों, इसके अलावा अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं जो इस बार की गई हैं। क्या की गई है? इस बार पैसा खर्च करने की लिमिट बढ़ा दी गई है। लिमिट बढ़ा दी गई है से क्या मतलब होता है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो बेटा, इलेक्शन एक्सपेंडिचर लोकसभा के अंदर जो चुनाव हुए थे वो थे उस समय एक सांसद के अंदर चुनाव लड़ने वाले। जैसे मान लीजिए कि आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी लिमिट सेट थी कि आप 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते 2014 के लोकसभा चुनावों में। लेकिन इस बार यह लिमिट बढ़ा करके 95 लाख कर दी गई है कि आप 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं। यह तो अपर लिमिट है बड़े राज्यों के अंदर। जो छोटे राज्य हैं उनमें सांसदी के लिए खर्च करने की अनुमति थी 54 लाख, अब उसे बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। तो ये दो फिगर तो आप याद कर लेना। ये तो बढ़ाई गई है एमपी के चुनाव के लिए। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये चुनाव एमपी के हो रहे हैं कि एमएलए के हो रहे हैं? एमएलए के चुनाव हो रहे हैं। राज्य विधानसभा यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, इस समय पर चुनाव के अंदर जो व्यय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। याद रखिए, लास्ट टाइम यूपी जैसे राज्य में 28 लाख रुपए ही खर्च कर सकता था एक प्रत्याशी अपने चुनाव में। अब यह बढ़ा करके 44 लाख कर दिया गया है। यहां पर एक प्रत्याशी अब 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। वहीं छोटे राज्य जैसे गोवा हुआ, मणिपुर हुआ, यहां 20 लाख का टारगेट हुआ करता था, यह बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 28 लाख कर दिया गया है। तो यह तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल रूप से आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि यूपी के अंदर जो विधायक हैं, अच्छा 12,000 लाइव पहुंचा दिए हैं क्या? चलिए बहुत बहुत बधाई हो साहब, हम तो देख भी नहीं पाए हैं। बहुत बहुत बधाई हो, क्या बात है, धन्यवाद बहुत सारा आप सभी को, बहुत सारा प्यार। जो भी विद्यार्थी हमें इस प्रकार के उत्साह दे रहे हैं, आप यकीन मानिए कि मैं और एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लग रहा है कि माइक से फाड़ के आपके पास आ जाऊं। खुशी इस बात की होती है कि सब एकदम प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीजों का बहुत फायदा है, ऑर्गेनिक है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको हम ये बात समझा दें। जो भी विद्यार्थी नए पधारे हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य साथियों से भी शेयर करें। तो पहली चीज तो आपको यह समझ में आई। अब एक सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, हमारे मंत्री महोदय ने 28 लाख तो लिमिट थी, 40 लाख बढ़ा के आपने कर दी, लेकिन सर मेरे यहां के विधायक ने 40 लाख से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, अब क्या कीजिएगा? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सुनते भी हैं कि साहब अनाप शनाप पैसा बहाया गया है। हमने कहा अच्छा, तो अगर ये सीमा बढ़ा दी जाए तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि सर 40 लाख छोड़िए, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो पता है मैं आपसे क्या कहूंगा? बेटा डायलॉग मत मारिए, मुझे रिपोर्ट दिखाइए कि ऐसा कुछ हुआ है। बोले दिखा दिए तो कि उन विधायक जी ने अपने पास से 40 लाख छोड़िए सर, करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार पर खर्च किया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे एविडेंस दे दो। बोले दे दिया तो क्या कीजिएगा?
मैंने कहा 3 साल तक के लिए आपके विधायक जी विधायकी से तो गए सो गए, उसके अलावा अगले 3 साल तक ये चुनाव और नहीं लड़ पाएंगे। क्या बात कर रहे हो, ऐसा वाकई में है क्या? मैंने कहा जी हां, भारत में इस तरह का प्रावधान है सेक्शन 77 आरपीए के अंदर। ये याद रखिएगा, ये मैं बात इसीलिए आपको बता रहा हूं, यदि आपको दिया गया कोई भी कार्य अगर आपने अपनी सीमा से ऊपर खर्च कर दिया तो आप 3 साल के लिए सेक्शन 10A के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात यह है कि जितने भी चुनाव लड़कर के लोग जाएंगे विधानसभा के अंदर, उन्हें सेक्शन 77 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 के अंदर, सेक्शन 77 के अंदर 30 दिन के भीतर विद इन 30 डेज बताना होगा कि कितना खर्चा हुआ, और अगर उससे ज्यादा खर्च करने का आपने रिकॉर्ड प्रसारित कर दिया तो वो अगले 3 सालों के लिए डिसबैंड कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब वो चुनाव 3 सालों तक नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है, मजेदार चीज है, इसको याद रखिए। अब आप पूछ रहे हैं सर ये तो आपको भी पता है और मुझको भी पता है, 40 लाख में तो ना गुरुजी मैं सच बताऊं 5 फॉर्च्यूनर 1 महीने के लिए भी नहीं आ सकती, किराया इतना ज्यादा हो जाएगा। 40 लाख रुपया, समझ रहे हैं आप? तो ये क्या चुनाव आयोग कर रहा है? हमने कहा बहुत सही सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल तो आप बहुत अच्छा पूछ रहे हो, लेकिन प्रभु इसका इलाज कुछ है नहीं, बस ऑफिशियल पेपर पर यह है। कारण क्या है? अब मंत्री जी ने अपने पैसे से जेब से खर्च नहीं किया, अपने 4 मित्रों को बोल दिया कि हमारी खुशी में सभा बुलाओ, है किसी और को बोल दिया हमारी खुशी के अंदर लोगों के अंदर प्रसाद वितरण कराओ, चुनाव प्रचार का आयोजन कराओ, तो वो बात अलग है जनाब। तो उसको आप कंट्रोल कैसे कीजिएगा? मंत्री ताकतवर आदमी था, विधायक जी जो है अच्छे से पैसा खर्च कर दिए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक बात और जान लीजिएगा, ये सारी तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कारण ये है कि ये आरपीए एक्ट ही है जिसके माध्यम से ये सारी की सारी बातें चलती रहती हैं। एक बहुत ही शानदार सवाल है और वो ये है कि इस पूरे की पूरे काम को करने में 1 दिन का समय नहीं लगता है। इसके लिए इलेक्शन कमेटी के द्वारा, इलेक्शन आयोग के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या भारत के अंदर आज से पहले भी कभी चुनाव के अंदर सीमा बढ़ाने के प्रयास हुए हैं? जी हां, हुए हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ARC, इन सबके अंदर चुनाव संशोधनों की बातें की गई हैं। और याद रखिएगा, लॉ कमीशन की रिसेंट जो रिपोर्ट है 255वीं रिपोर्ट, हालांकि ये रिसेंट तो नहीं है, RAS 2016 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट 10 नंबर के अंदर सवाल पूछा गया था। उसमें भी यह कहा गया था कि चुनाव में जो पैसा खर्च होता है ना, उसकी रिपोर्टिंग सही से होनी चाहिए और चुनाव के अंदर जो खर्च की सीमा है उसको और विधिवत किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी जानकारियां जो है हमने आपसे साझा कर दी है, ठीक है ना। तो आचार संहिता क्या होती है ये हमने अब आपको बता दिया, आचार संहिता के अंदर क्या क्या होता है ये बता दिया। और अब आपके प्रैक्टिस के लिए जो भी बातें हमने करी हैं उन बातों को आपके लिए एक मेंस के आंसर के रूप में दे दिया है। अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी बातें मैंने बोली हैं उन्हें आप अपने मेंस के लिए एक आंसर लिख करके कर सकते हैं। जो भी कंटेंट मैंने यहां शो किया है इसकी PDF आपको क्लास पूरी होने के बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगी। आप वहां से इसका पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, नंबर 1। और याद रखिएगा, आज सुबह 10 बजे आपकी स्पेशल क्लास रखी गई है, फ्री क्लास है, कोई पैसा उसके अंदर नहीं लगेगा। बेहतरीन इंडियन पॉलिटी के सवाल कराऊंगा, मजा आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर 12 जनवरी तक एक ऑफर चल रहा है। यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके इस ऑफर को यूज करते हैं तो आपको अनअकैडमी पर UPSC का सब्सक्रिप्शन 18+3 21 महीने के लिए 63,898 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। आप इजी EMI के ऑप्शन में 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। टॉप एडुकेटर्स जो भी UPSC में पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लास आपको मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना जिसमें 1-to-1 आपको मेंटरशिप मिलती है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप इस प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन दिस सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में 20 किताबों के साथ 100 से अधिक टेस्ट सीरीज के साथ आपको यह सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। बेहतरीन है, आप इसे प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।